तो आज हम एक खास तरह के फाइनेंशियल सिस्टम में गोता लगा रहे हैं। ये सिर्फ एम्स के जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। हाँ। ये कोई आम बैंक नहीं बल्कि एक सहकारी संस्था है, एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। जी। हमारे पास इस सोसाइटी के नियम, फायदे और ये कैसे काम करती है इससे जुड़ी कुछ जानकारी है जो दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 पर बेस्ड है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये सोसाइटी असल में चलती कैसे है, अपने सदस्यों को क्या खास फायदे देती है और सदस्य इसका पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ पैसे बचाने या उधार लेने की जगह नहीं है। इसका मकसद थोड़ा कह सकते गहरा है। हाँ, आपने सही कहा। इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो तो एम्स के स्थायी कर्मचारियों को बचत और जरूरत पड़ने पर कर्ज की सुविधा देना है। जी। लेकिन ये स्व सहायता और आपसी सहायता के सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब सदस्य एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं, ऐसा कुछ। और यहीं पर वो जो दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 है उसकी भूमिका अहम हो जाती है। अच्छा। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये पक्का करता है कि सोसाइटी लोकतांत्रिक तरीके से चले, सारे काम पारदर्शी हो, सबकी जवाबदेही तय हो और सब कुछ एक कानूनी दायरे में हो। ये सदस्यों को एक तरह की सुरक्षा और विश्वास देता है कि सिस्टम उनके हित में काम कर रहा है। तो ये लोकतांत्रिक नियंत्रण दिखता कैसे है? मतलब रोजमर्रा के काम कैसे चलते हैं? सदस्यता तो आपने बताया सिर्फ स्थायी एम्स कर्मचारियों के लिए है। हाँ, सदस्यता सीधी है परमानेंट स्टाफ के लिए, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। लेकिन असली कंट्रोल सदस्यों के हाथ में है। वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग माने एजीएम में एक मैनेजमेंट कमेटी चुनते हैं। अच्छा। जो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए काम करती है। और यही एजीएम सबसे पावरफुल है। यहीं पर अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, डिविडेंड तय होता है, ऑडिटर्स चुने जाते हैं। और सबसे जरूरी शायद सोसाइटी के नियमों में बदलाव भी। एग्जैक्टली। नियमों में बदलाव भी यहीं होते हैं। अगर किसी रूल को बदलना है तो एजीएम में प्रस्ताव लाना होता है। ओके। और कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए होती है, मतलब 2/3 मेजॉरिटी। वाह। ये एक्ट की धारा 11 और 12 में है। तो ये दिखाता है कि असली ताकत सदस्यों के पास है। बिल्कुल। कोई भी बड़ा बदलाव उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। और पैसों के हिसाब किताब पर नजर कैसे रखी जाती है? ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम है। एक्ट की धारा 60 के तहत हर साल एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ठीक है। साथ ही धारा 61 रजिस्ट्रार को ये पावर देती है कि वो कभी भी सोसाइटी के कामकाज की जांच कर सके। अच्छा, इंस्पेक्शन जैसा। हाँ, खासकर अगर कोई शिकायत वगैरह हो। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए सदस्यों के बीच या सदस्य और कमिटी के बीच तो मामला सिविल कोर्ट में नहीं जाता। ओह, तो कहाँ जाता है? धारा 70 के तहत रजिस्ट्रार या फिर जो कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल है वही इसे सुलझाते हैं। इससे निपटारा जल्दी और कम खर्चे में हो सकता है। समझ गया। तो ये तो हुई चलाने की बात। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। सदस्यों को फाइनेंशियली क्या मिलता है? डिपॉजिट और लोन के क्या ऑप्शन है? डिपॉजिट के लिए 3 मेन रास्ते हैं। पहला है कंपल्सरी डिपॉजिट यानी सीडी। ये हर महीने सैलरी से कटता है। इस पर 6% ब्याज मिलता है। ये सोसाइटी की कैपिटल बनाने में मदद करता है। दूसरा है ऑप्शनल डिपॉजिट यानी ओडी। इस पर सदस्य अपनी मर्जी से जितना चाहें जमा कर सकते हैं। इस पर 5% ब्याज है। अच्छा। और तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। इसमें एक तय समय के लिए पैसे रखने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। रेट टाइम टू टाइम तय होता है। ठीक है। और अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़े, मतलब लोन लेना हो तो? 2 तरह के लोन है, जनरल और इमरजेंसी। दोनों पर ब्याज दर 9% सालाना है। 9%? हाँ। और लोन लेने के लिए कम से कम 6 महीने सदस्य रहना जरूरी है। चुकाना भी आसान है, या तो सैलरी से कट जाता है या बैंक के जरिए ईएमआई से। 9% ब्याज दर, क्या ये मार्केट के हिसाब से ठीक है? मतलब आजकल तो शायद इससे कम पर भी मिल जाता हो कहीं। ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, हो सकता है कुछ बैंक कम रेट पर लोन दे रहे हों, लेकिन यहाँ कुछ बातें अलग हैं। जैसे? पहली, शायद यहाँ लोन मिलना ज्यादा आसान हो, कम पेपरवर्क हो। दूसरी, ये रेट सोसाइटी की स्टेबिलिटी और सदस्यों को दिए जाने वाले दूसरे फायदों से भी जुड़ा है। अच्छा, दूसरे फायदे? ये सिर्फ लोन और डिपॉजिट तक नहीं है? नहीं, यहीं ये सोसाइटी एक आम बैंक से अलग हो जाती है। ये सदस्यों के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती है, त्योहारों पर बोनस देती है। ओह वाओ। किसी सदस्य के निधन पर परिवार को आर्थिक मदद देती है,
बकाया लोन माफ कर सकती है, रिटायर होने पर भी गिफ्ट मिलता है। आजकल तो SMS अलर्ट और ऑनलाइन रिकॉर्ड जैसी डिजिटल सुविधाएं भी हैं। ये सब दिखाता है कि फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सदस्यों का वेलफेयर है। यही कोऑपरेटिव की भावना है। ये वाकई दिलचस्प है। तो मतलब ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम जैसा है। अच्छा, अगर कोई सदस्य चाहे कि उसे लोन पर ब्याज दर थोड़ी कम लगे, तो क्या कोई तरीका है? कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती हैं। जैसे अगर कोई सदस्य ऑप्शनल डिपॉजिट OD में रेगुलरली ठीक ठाक रकम जमा करता है, तो इससे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बेहतर होती है। अच्छा, कैसे? ये दिखाता है कि सदस्य न सिर्फ बचत कर रहा है, बल्कि सोसाइटी के प्रति कमिटेड भी है। ये आपसी मदद का सिद्धांत है। आप सिस्टम में योगदान करते हैं, सिस्टम आपको बेहतर मानता है। और पुराने लोन समय पर चुकाने का भी असर पड़ता होगा? बिल्कुल। अगर किसी का रिकॉर्ड साफ है, टाइम पर पेमेंट की है, तो फ्यूचर में लोन लेते समय मैनेजमेंट कमिटी इस बात पर गौर कर सकती है, शायद बेहतर शर्तों पर विचार करे। और जैसा हमने पहले बात की, सदस्य AGM में ब्याज दरें कम करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। हाँ, ये तो है। कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक पैसे जमा करने या निकालने की जगह नहीं है, नहीं, बल्कि एक आपसी सहयोग पर आधारित सदस्य संचालित फाइनेंशियल और वेलफेयर सिस्टम है जो कानून के दायरे में काम करता है। एकदम सही कहा। और इसका असली फायदा उठाने और इसे और मजबूत बनाने का तरीका है इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। जैसे AGM में जाना। हाँ, AGM में जाना, अपनी बात रखना, समय पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना और कमेटी के साथ डायलॉग बनाए रखना। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो सहकारी मॉडल है, जिसमें आपसी मदद और सदस्यों के डेमोक्रेटिक कंट्रोल पर इतना जोर है, ये फाइनेंशियल फैसले लेने और रिस्क को देखने के तरीके को एक ट्रेडिशनल बैंक की तुलना में कैसे बदलता होगा, खासकर जब बात सदस्य कल्याण बनाम सिर्फ मुनाफा कमाने की आती है। इस पर सोचिएगा जरूर।